हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वित्तीय लेखांकन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, अंतिम खाते। अंतिम खाते में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा आता है। और आज हम समायोजन सहित ये सब हल करने वाले हैं। तो एक सवाल लेंगे। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न प्रकार की मदें लिखी गई हैं और ये मदें आपको हेल्प करेंगी ये समझने में कि किस प्रकार से व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाया जाता है। तो बच्चों, सवाल इस प्रकार से है। सवाल आपके सामने है बच्चों कि 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का मिस्टर अमित का तलपट और अतिरिक्त सूचनाएं दी गई हैं। ठीक है बच्चों, इससे व्यापार खाता और लाभ हानि खाता और चिट्ठा आपको बनाना है। ठीक है, कुछ मदें आपकी डेबिट साइड लिखी गई हैं और कुछ मदें क्रेडिट साइड लिखी गई हैं। क्रेडिट साइड अगर आपकी नजर जाएगी तो सबसे आखिरी में लिखा है उचंत खाता। ठीक है बच्चों, तो जो उचंत खाता होता है एक अस्थायी प्रकार का खाता होता है और ये कब बनाया जाता है? जब हम तलपट बनाते हैं और हमारे तलपट का मिलान नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि कोई त्रुटि तो नहीं हुई है, उन त्रुटियों को ढूंढने का प्रयास करते हैं और बहुत प्रयास के बाद भी यदि हम वो त्रुटियां नहीं ढूंढ पाते हैं तो अंतर की राशि को उचंत खाते के नाम से लिख दिया जाता है। किस नाम से लिखा दिया जाता है? सस्पेंस अकाउंट के नाम से। अब ये सस्पेंस अकाउंट अगर डेबिट का योग अधिक आ गया, क्रेडिट का योग कम है तो क्रेडिट में लिख दिया जाएगा, और क्रेडिट का योग अधिक है तो अंतर की राशि को डेबिट में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट में लिखा है, इसका मतलब क्या है? क्रेडिट का योग कम रहा होगा 250 से, तो योग बराबर करने के लिए हमने लिख दिया उचंत खाता सस्पेंस अकाउंट। कुछ समायोजन भी दिए गए हैं। तो बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी समायोजन की मदें होती हैं उनका लेखा 2 बार, और जो तलपट की मदें होती हैं उनका लेखा सिर्फ 1 बार किया जाता है। अर्थात जो समायोजन हैं उनका लेखा व्यापार खाते में अगर हुआ है तो 1 बार, फिर लाभ हानि खाते में या चिट्ठे में भी होगा, अर्थात 2 जगह होगा कम से कम। और तलपट में अगर कोई मद लिखी गई जैसे देनदार, तो इसका लेखा सिर्फ 1 जगह होगा, या तो व्यापार खाते में होगा या लाभ हानि खाते में होगा या फिर चिट्ठे में होगा। तो बच्चों, ऐसा हमको सवाल हल करने ला। तो बच्चों, हम पढ़ लेते हैं सवाल को पूरी तरह से एक बार। प्रारंभिक स्कंद लिखा है, प्रारंभिक स्कंद का लेखा व्यापार खाते के डेबिट की ओर किया जाता है। देनदार का लेखा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर किया जाता है। क्रय का लेखा व्यापार खाते के डेबिट की ओर किया जाता है। ढुलाई व्यापार खाते के डेबिट में लिखी जाती है। मजदूरी और वेतन, इसका लेखा व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि मजदूरी पहले लिखी गई है। वैसे तो बच्चों वेतन लाभ हानि खाते की मद है, लेकिन इस वेतन को मजदूरी के साथ जोड़ा गया है, अर्थात इस वेतन की प्रकृति मजदूरी की भांति होगी, तब तो एक साथ लिखा गया है। तो क्या माना जाएगा? इसको व्यापार खाते की मदद माना जाएगा, क्योंकि मजदूरी का नाम पहले लिखा है। अगर ये लिखा होता वेतन और मजदूरी, तो वेतन के आधार पर हम निर्णय लेते कि इसे कहाँ लिखना है, अर्थात वेतन और मजदूरी को लिखा जाता लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? मजदूरी और वेतन लिखा है, अतः इसका लेखा व्यापार खाते के डेबिट पक्ष की ओर किया जाएगा। मशीनरी का लेखा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर किया जाता है। फर्नीचर का लेखा भी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर। प्राप्त बिल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर। भूमि भवन का लेखा संपत्ति पक्ष की ओर। कर और बीमा एक प्रकार का व्यय है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अतः इसका लेखा लाभ हानि खाते के डेबिट की ओर किया जाएगा। बैंक ऋण पर ब्याज जो है 3000 का है, इसका लेखा भी बच्चों लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष की ओर किया जाएगा। बैंक से 24,500 है, इसका लेखा जो है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर किया जाएगा। आहरण का लेखा चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर पूंजी में से घटाकर किया जाता है। तो पूंजी यहाँ पर दी गई है, पूंजी का लेखा चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर किया जाएगा। लेनदार भी चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर लिखे जाते हैं। बिक्री का लेखा व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष की ओर किया जाता है। कमीशन एक प्रकार की इनकम है, इनकम का लेखा लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष की ओर किया जाएगा। अप्राप्य ऋण वसूली ऐसी वसूली है जो डूबत ऋण हो गया था लेकिन अब वसूल हो गए हैं तो एक इनकम हो गई, तो इसको लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष की ओर लिख दिया जाएगा। देय बिल एक प्रकार का दायित्व है, चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर लिखा जाएगा। 10% बैंक ऋण एक प्रकार का दायित्व है, इसको भी चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर लिखा जाएगा। क्या लिखा है? 10% बैंक ऋण, और कितने का बैंक ऋण है? 50,000 का,
तो 10% का क्या मतलब है यहाँ पर कि इस पर 10% ब्याज लगाया जाएगा। तो 50,000 का 10% कितना बनता है बच्चों? 5,000। लेकिन यहाँ देखो बच्चों, बैंक ऋण पर ब्याज कितना लिखा है? 3,000। ब्याज बना कितने का? 5,000। और हमने चुकाया कितना? मात्र 3,000। अर्थात 2,000 जो है वह अभी चुकता नहीं हुआ है, अदत्त ब्याज है। ठीक है, अदत्त ब्याज एक समायोजन होता है और समायोजन का लेखा 2 बार होगा। अर्थात इस 3,000 का लेखा तो 1 बार होगा, लेकिन बाकी के जो 2,000 का अदत्त ब्याज है, अदत्त बैंक ऋण पर ब्याज है, इसका लेखा 2 बार होगा। कहाँ कहाँ होगा बच्चों? 1 बार होगा लाभ हानि खाते में डेबिट पक्ष की ओर, और दूसरी बार लेखा होगा, चूंकि ये अदत्त है तो दायित्व पक्ष की ओर लेखा किया जाएगा, इस बैंक ऋण में जोड़ दिया जाएगा। ये अलग से लिख सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है बच्चों। फिर है उचंत खाता, चूंकि ये क्रेडिट में लिखा गया है इसीलिए चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर लिखा जाएगा। कुछ समायोजन भी दिए गए हैं। 31 मार्च 2021 को अंतिम स्कंद का जो मूल्य 50,000 है, तो अंतिम स्कंद का लेखा जो है वह 2 बार होगा। कहाँ कहाँ होगा? 1 बार होगा व्यापार खाते के डेबिट पक्ष की ओर, और दूसरा होगा बच्चों चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है? दायित्व है। इसके बाद बच्चों क्या करना है आपको? अदत्त मजदूरी एवं वेतन लिखना है। तो अदत्त मजदूरी और वेतन ये अदत्त है, ठीक है, तो इसका लेखा 2 बार होगा। कहाँ कहाँ पर? एक तो व्यापार खाते के डेबिट पक्ष की ओर, जहां मजदूरी और वेतन हम लिखेंगे वहां अदत्त मजदूरी और वेतन को जोड़ देंगे, और चूंकि एक प्रकार का दायित्व है इसलिए चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर लिखा जाएगा। तो बच्चों इसके बाद है पूर्वदत्त बीमा। ये पूर्वदत्त है तो इसे बीमा में से घटाकर कहाँ लिखा जाएगा? बीमा लिखा जाता है लाभ हानि खाते के डेबिट में, तो बीमा में से घटाकर 5,000 को लिख दिया जाएगा, और दूसरी बार लेखा किया जाएगा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर। फिर है मशीनरी एवं फर्नीचर पर हिरास, तो इस हिरास का लेखा किया जाएगा कहाँ कहाँ? एक तो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष की ओर, और दूसरी बार किया जाएगा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर। इन संपत्तियों में से घटाकर लिखा जाएगा। कुछ और जानकारी लिखी है। 30 सितंबर 2020 को एक मशीनरी खरीदी है, कितने की? 38,500 की। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने खाते कब बंद करने हैं? 31 मार्च को, अर्थात इस मशीनरी पर कितने पर? 38,500 की जो मशीनरी हमने 30 सितंबर को खरीदी है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का हिरास लगाया जाएगा, पूरे साल का हिरास नहीं लगाया जाएगा। ठीक है बच्चों। और वहीं पर जो बाकी संपत्ति होगी, बाकी मशीनरी होगी, उस पर पूरे वर्ष का हिरास लगाया जाएगा। फिर है 10,000 की लागत का माल हमने आहरण के लिए निकाल लिया, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाल लिया, व्यवसाय के स्वामी ने निकाल लिया है, तो क्या होगा इसका लेखा? चूंकि ये माल का आहरण किया है तो क्रय में से घटा दिया जाएगा, और दूसरी बार इसे लिखा जाएगा चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर पूंजी में से घटाकर, क्योंकि आहरण को पूंजी में से घटाकर लिखा जाता है। तो बच्चों हमने सवाल पढ़ लिया है, अब हमको सवाल हल कर लेना है। तो बच्चों सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रारूप बना लेते हैं। तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कब बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, और हम प्रारूप बना लेते हैं, और प्रारूप में 4 कॉलम रहेंगे, पार्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले हम डेबिट पक्ष में लिख लेते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक। तो अगर प्रश्न में लिखा है तो इसको लिखा करना ही करना है, तो लिख देते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक 62,500 का। इसके बाद लिखा जाएगा 2 परचेज। तो परचेज कितने का लिखा गया है बच्चों प्रश्न में? 5 लाख का। और बच्चों हमने एक समायोजन पढ़ा था कि 10,000 की लागत का माल जो है मालिक ने अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाला है, तो 10,000 का माल जो है इस क्रय में से घटाकर लिखा जाएगा। तो हम क्रय को लिख लेते हैं इनर कॉलम में 5 लाख, और इसमें से घटा लेंगे क्या? जो प्रोप्राइटर ने निजी प्रयोग के लिए विड्रॉ किया है, तो गुड्स विड्रू बाय प्रोप्राइटर कितने का? 10,000 का। तो घटा देंगे तो आ जाते हैं 4,90,000, और इस प्रकार से इसे मेन कॉलम में लिख दिया जाएगा। इसके बाद बच्चों हम सेल्स लिख लेते हैं। सेल्स कितने का लिखा गया है? 8,75,000 का। इसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट में लिख लेंगे। कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने का था? कैरेज था 10,000 का, लिख लेते हैं बच्चों हम 10,000। ठीक है। फिर था वेजेस एंड सैलरीज, तो वेजेस एंड सैलरी यहाँ पर भी था और समायोजन में भी था, तो
इस बेजेस का लेखा तो एक बार होगा, ठीक है, लेकिन इस समायोजन का लेखा 2 बार होगा। एक बार इस बेजेस में जोड़ के लिखा जाएगा और दूसरी बार चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक इनर कॉलम में लिख ली 31,250। कौन सी राशि लिख ली है? मजदूर वेतन की 31,250, और इसमें हम ये 12,500 जोड़कर लिख देंगे। तो ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग 12,500 और जोड़ने के बाद आ जाते हैं 43,750। तो बच्चों हमने यहाँ पर वेजेस एंड सैलरीज का लेखा कर लिया है। अब हम अंत में लिख लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का लिखा गया है? 50,000 का प्रश्न में लिखा हुआ है, तो हमने 50,000 लिख दिए। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कोई मद छूटी तो नहीं है। देखिए बच्चों, हमने सभी प्रकार की मदों का लेखा जो व्यापार खाते में आ सकती हैं उनका लेखा कर लिया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का योग कर लेते हैं। तो बच्चों योग कर लेते हैं, तो योग लगाने पर हमको क्रेडिट पक्ष का योग अधिक प्राप्त होता है 9,25,000, और यहाँ पर जो डेबिट का योग कम है तो हम डेबिट का योग लगा लेंगे और इस क्रेडिट के योग में से घटा देंगे। तो घटा लेते हैं बच्चों, और घटाने के बाद निकल आता है ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, वो निकलता है 3,18,750। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 3,18,750। तो बच्चों अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मदद लिखेंगे। जितने भी व्यय होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, उनका लेखा हम डेबिट में कर देंगे, और जो भी इनकम्स होंगी उनका लेखा हम क्रेडिट में कर लेंगे। तो बच्चों चूंकि यहाँ पर जगह बची नहीं है तो हम अगले पेज पर लेखा कर लेते हैं। तो यहाँ तक हम लेखा कर चुके थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 3,18,750। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उनका लेखा यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो बच्चों क्या क्या लिखे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में? कर और बीमा है और बैंक ऋण पर ब्याज है, तो इनका लेखा हम कर लेते हैं। टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का समायोजन दिया गया था कि समायोजन क्या था? पूर्वदत्त बीमा था, तो इसको घटाकर लिखा जाएगा। तो बच्चों हमने यहाँ लिख दिया 21,250, इसमें से जो प्रीपेड बीमा है उसको घटा देंगे तो निकल के आ जाते हैं 16,250। इसके बाद क्या था? टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो बच्चों हमने पढ़ लिया था कि बैंक लोन पर जो ब्याज है वो चुकाया तो 3,000 का गया है, लेकिन चुकाना कितना था? 5,000 का। देखिएगा यहाँ पर ये 10% बैंक ऋण था और 10% के हिसाब से 5,000 का ब्याज बनता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने 3,000 ही चुकाया है। तो हम समझ गए कि 2,000 का बकाया है, देना तो पड़ेगा, ठीक है। तो व्यय तो हुआ, तो इसको यहाँ पर आउटस्टैंडिंग के नाम से जोड़ दिया जाएगा। कितने का? 2,000। तो इस प्रकार से टोटल हो जाता है 5,000, ठीक है बच्चों। और इस 2,000 का लेखा एक बार और होगा, कहां पर? चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर हम बैंक ऋण में जोड़ देंगे, या अलग से भी आप लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों आगे हम लेखा कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं। तो अब हमको लगाना है हिरास। हिरास के बारे में क्या लिखा था कि भैया मशीनरी पर 10% और फर्नीचर पर 15% का हिरास लगाना है। तो मशीनरी पर क्या था बच्चों? ये जो मशीनरी थी 1,38,750 की थी, जिसमें से 38,000 जो 500 की जो थी वो कब की थी? 30 सितंबर खरीदी थी। तो इस पर क्या करेंगे? हम सिर्फ कितने महीने का? 6 महीने का हिरास लगाएंगे, और इस पर कितने का लगाएंगे? पूरे साल भर का हिरास लगाएंगे। तो हम हिरास की कैलकुलेशन कर लेते हैं और लिख लेते हैं। तो बच्चों आपका जो यहाँ पर जो है 1,38,750 में से हमने क्या कर दिया? 38,500 घटा दिए, तो यहाँ बच जाते हैं 1,02,50। 1,02,50 पर 10% का हिरास जो हमारा आता है वो आता है 10,025 रुपए। और बाकी का जो 38,500 है उस पर कितने महीने का लगेगा? सिर्फ 6 महीने का हिरास लगा लेते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीनरी कितने का? 10% लगेगा, लेकिन 6 महीने का लगेगा, तो आ गया 1,925। इस प्रकार से हमारा हिरास हो जाता है 11,950। अब बच्चों हमको हिरास किस पर लगाना है? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो इस पर 15% का हिरास लगा लिया 3,750। इसके बाद बाय कमीशन लिख देंगे। कमीशन कितने का था बच्चों? कमीशन देख लेते हैं प्रश्न में कितने का लिखा था। कमीशन लिखा हुआ है बच्चों आपका 16,750। तो हमने 16,750 लिख दिए, और हमको रिकवरी हो गई थी, बैंक डेट रिकवर्ड हो गए थे कितने के? 8,000 की। ये भी हमारी इनकम है।
तो इस प्रकार से बच्चों हमने सभी मदों का लेखा कर लिया है। अब हम दोनों पक्षों का योग लगा लेंगे और योग लगाने पर हमको पता चल रहा है क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है, अंतर की राशि हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगी। तो हमने यहाँ डेबिट का योग लगाया और इस 3,43,500 में से घटा दिया तो हमारा निकल आया नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट निकल के आता है 3,06,550 रुपए। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा नेट प्रॉफिट भी ज्ञात हो चुका है। अब हमारा काम क्या बचा है बच्चों, बैलेंस शीट बनानी है। तो बच्चों अब हम बना लेते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, पहला लायबिलिटीज होता है, फिर अमाउंट और असेट्स अमाउंट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, एक एक करके मदों का लेखा कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम कैपिटल लिख लेंगे। तो बच्चों कैपिटल कितने की लिखी गई थी, 4,64,000। इस 4,64,000 में से इस आहरण को घटा देना है 62,500, और समायोजन में भी आहरण लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी घटा देना है। ठीक है बच्चों, तो हम घटा देते हैं 4,64,000 में से आहरण को घटा देंगे और नेट प्रॉफिट को जोड़ देंगे। तो बच्चों यहाँ पर पहले नेट प्रॉफिट जोड़ा गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ड्राइंग को बाद में घटा देंगे। तो नेट प्रॉफिट निकल के आया हमारा 3,06,550। तो हमने इसको जोड़ लिया, तो जोड़ने के बाद हमारी राशि आ जाती है 7,70,550। इसमें से हम ड्राइंग को घटा देंगे, कितना, 72,500। ठीक है बच्चों, कितना लिखा हुआ था, ये 62,500 ये तलपट में लिखा गया था और 10,000 का और था, टोटल हो जाते हैं 72,500। ये हमने घटा के लिख दिए। तो हमारा शेष निकल के आ जाता है 6,98,050 रुपए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आगे की मदों का हम लेखा कर लेंगे। ठीक है, तो दायित्वों का लेखा दायित्व पक्ष में और संपत्तियों का लेखा संपत्ति पक्ष में करते जाते हैं। तो बच्चों लेखा करते हैं, डेटर्स लिखे गए हैं। ठीक है, डेटर्स कितने के हैं, 75,000 के लिख दिया। फिर क्या है बच्चों, क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स 43,500 के हैं, लिख दिए। फिर क्या है, बिल्स पेबल है, तो हमने लिख दिए 33,750। और क्या है, बैंक लोन है, तो बच्चों बैंक लोन के संबंध में समायोजन है। ठीक है, तो आप समायोजन को इसमें जोड़कर लिख सकते हो, या आपका जो 2,000 का ब्याज है उसको अलग से लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पर अलग से लिख दिया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,000 रुपए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम संपत्ति पक्ष की मदों का लेखा कर लेते हैं। ठीक है, और संपत्ति पक्ष के अलावा जो दायित्व में एक और मद थी जो समायोजन में लिखी गई थी, यहाँ पर क्या था, अदत्त मजदूरी एवं वेतन कितने का था, 12,500 का। तो इसका लेखा हमने यहाँ पर दायित्व पक्ष की ओर कर दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट की एंट्री और कर लेते हैं कि सस्पेंस अकाउंट कितने का था बच्चों, यहाँ पर ये उचंद खाता था 250। तो इसका लेखा भी हमने बच्चों यहाँ पर कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब मशीनरी लिख लेते हैं। मशीनरी कैसे लेखा करना है, इसमें से ह्रास को घटाना है। तो मशीनरी थी 1,38,750 की, इसमें से ह्रास को हम घटा देंगे। तो दोनों प्रकार का ह्रास हम यहाँ पर जोड़कर घटा देंगे, 10,025 और 1,925 टोटल ह्रास है। 11,950 को घटा के हम यहाँ मेन कॉलम में लिख देंगे। फर्नीचर में से भी हम ह्रास को घटाकर लिख देते हैं। फर्नीचर पर ह्रास लगा था 3,750 का और घटाकर हमने लिख दिया 21,250। बिल्स रिसीवेबल लिख देते कितने की हैं, 37,500 को। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 5 लाख की। क्लोजिंग स्टॉक जो समायोजन में दिया गया था, एक बार हमने व्यापार खाते क्रेडिट में लिखा था और दूसरी बार लेखा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर 50,000 लिखा हो जाएगा। इसके बाद जो प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, प्रीपेड इंश्योरेंस था, वह कितने का था, 5,000 का था। और बच्चों कोई मत तो नहीं बची है, नहीं बची है, तो दोनों पक्षों का हम योग कर लेते हैं और दोनों पक्षों का योग बच्चों बराबर आना चाहिए। तो बच्चों हम योग करके देख लेते हैं। तो दायित्व पक्ष का योग आ गया 8,40,025, सॉरी 50, 8,40,050। तो इस तरफ का भी इतना ही योग आना चाहिए। अगर योग आ जाता है तो हमने सभी लेखे सही किए हैं, तो योग आ गया है बराबर। तो इस प्रकार से बच्चों हमको क्या कर लेना है, बैलेंस शीट बना लेना है। तो बच्चों इस सवाल में हमने देखा कि किस प्रकार से व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाया जाता है। तो बच्चों आशा है आपको ये समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई समस्या है तो आप